क्योंकि योगी जी ने शपथ ले लिया है। मोहित शर्मा जी बोलिए, क्या हाल चाल है या हाल बेहाल है? हालचाल तो मेरे एकदम बढ़िया है। आपको मेरे हालचाल कहाँ से बेहाल लग रहे हैं? क्यों? हालचाल बेहाल होंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता है, जिस जनता ने योगी जी को वोट देके मुख्यमंत्री बनाया है, उनके हालचाल बेहाल होंगे। मेरे क्यों हालचाल बेहाल होने लगे भाई? नहीं, क्योंकि आप कह रहे थे ना कि योगी जी इस बार नहीं आएंगे, दोबारा दावे कर रहे थे। हाँ, तो योगी जी हमने तो इसलिए सोचा था, हमने ये अनुमान लगाया था, और वो अनुमान इसलिए लगाया था कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को मौत के घाट उतारा गया, मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग की गई, फिर हिजाब का मामला सामने आया, फिर मथुरा और काशी जैसे मामले सामने आए, फिर देश में एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के ऊपर बात हुई। तो हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। तो मोहित जी, आप कह रहे थे कहीं ना कहीं यूपी के लोग को देखते हुए, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए, वहाँ के कानून व्यवस्था को देखते हुए आपको लग रहा था कि हार जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी वाले यही कह रहे हैं कि शिक्षा हमने अच्छा कर दिया, हमने स्वास्थ्य देखिए तो अच्छा किया, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था, यूपी का कानून व्यवस्था उत्तम कर दिया हमने, उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश बना दिया हमने। जी। दूसरी बात ये कहते हैं कि कोरोना काल में हमने, लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना काल में हमने 5-5 केजी राशन दिया, अब तक देते आ रहे हैं, इसी वजह से हमें जनता ने चुना है। हाँ, तो शिक्षा तो इतनी बेहतर कर दी इनके नेताओं को। गृह मंत्री को ये नहीं पता कि 10th पहले होती है, 12th पहले होती है। लैपटॉप दिला रहे थे, देख रहे थे ना आप कि 10th करने के बाद में 12th में, मतलब 12th करने के बाद में जो वापस से 10th में एडमिशन लेगा उसको ये लोग लैपटॉप देंगे, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए शिक्षा की तो प्रणाली, जब देश के गृह मंत्री को ये नहीं पता कि 10th पहले होती है, 12th पहले होती है, तो शिक्षा कहाँ से बेहतर करेंगे? वो कह रहे स्लिप ऑफ टंग था। नहीं, स्लिप ऑफ टंग, चलिए स्लिप ऑफ टंग कहाँ हो सकता है? प्रधानमंत्री जी का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो उसके बाद में वो देखते कि कहां से बोलूं मैं, उनको समझ में नहीं आता। ये वीडियो स्टॉप नहीं होती है, प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए आपको मान लेते हैं यहाँ पर स्लिप ऑफ टंग हुआ, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर भी स्लिप ऑफ टंग है। तो जब यही स्लिप ऑफ टंग राहुल गांधी से होता है, अखिलेश यादव से होता है, प्रियंका गांधी से होता है, तो आप देश की मीडिया उस राई का पहाड़ क्यों बना देती है? अमित शाह जी का तो आपने नहीं दिखाया है, अमित शाह जी का तो आपने नहीं दिखाया कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। अरे भैया, देश की मीडिया जो टीआरपी स्कैम घोटाले में लिखता है, देश की मीडिया के ऊपर टीआरपी स्कैम घोटाले के आरोप लगते हैं। आपने देखा नहीं कितने चैनल से जो टीआरपी स्कैम घोटाला करते हैं उसमें पकड़े भी गए हैं। आज भारत देश की मीडिया जो है वो एक बिकाऊ मीडिया है। जिस पार्टी के पास पैसा है वो भारत देश की मीडिया को खरीदे और मीडिया के जरिए खरीद के जैसा मन चाहे कोई सा भी कार्यक्रम चलाए। जिस तरीके से आप एक टेलीविजन चैनल पे, सेटअप बॉक्स पे, टाटा स्काई पे पैसे पे करते हैं ना, और उस पे जितने आप पैसे पे करते हैं और जिन चैनल्स को आप सेलेक्ट करते हैं सिर्फ आपको वही चैनल दिखाया जाता है। यही सेम कार्यक्रम आज के टाइम में आज की देश की मीडिया का है। आप जिस चैनल्स को खरीद लेंगे वो आपके मनपसंद का प्रोग्राम दिखाएगा। अगर आपकी बीजेपी वाले जो हैं उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने, आप देख लीजिए राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्र हैं, उन्होंने जी न्यूज को खरीद रखा है। जी न्यूज 24 घंटे क्या दिखाता है? नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। जी न्यूज के पत्रकार क्या दिखाते हैं कि मोदी जी जेब में वॉलेट रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये दिखाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने के लिए आपके पास कोई लॉजिकली सवाल नहीं है। आप प्रधानमंत्री से ये सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं। फिर एक पत्रकार प्रधानमंत्री जी से कहता है कि मैंने कहा कि एलेक्सा प्ले द सॉन्ग साजन जी घर आए, लेकिन एलेक्सा कहती है कि आएंगे तो मोदी जी। तो ये देश के पत्रकार इस तरीके का इंट्रोडक्शन, इस तरीके का इंटरव्यू प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं, तो क्या होगा इस देश का? और प्रधानमंत्री जी भी कभी सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी भी उन लोगों को इंटरव्यू देना बेहतर समझते हैं जो कहता है ना, एक वो आता है वो जो आपका वो है नीला टॉयलेट के लिए लाल बाथरूम के लिए, अक्षय कुमार, उनको इंटरव्यू देते हैं कि आम काट के खाया जाए या चूस के खाया जाए। खैर मोदी जी, आप तो जनता का खून चूसते हैं, आप आम ही कहाँ चूसते हैं, आप जनता का खून चूसने में भरोसा रखते हैं। अच्छा ये बताइए, तो मीडिया देश में वो काम नहीं कर रही, इसलिए आप क्या हमेशा सवाल उठाते हैं बीजेपी पे, क्या आप कर रहे हैं क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। भारत देश की भारतीय जनता पार्टी से की अगर हम बात करें तो आप मुझे 5 अगर अस्पताल का नाम गिना दें जो विकास का कार्य नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ हो, तो मैं उनका विरोध करना छोड़ दूं। नरेंद्र मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, मैं आपसे 10 स्मार्ट सिटी का पता मांगता हूं कि मुझे आप 10 स्मार्ट सिटी बताइए जहां पर नरेंद्र मोदी जी के राज में जो सिटी है वो स्मार्ट सिटी बनी, बता दीजिए। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, 2 करोड़ रोजगार देना तो दूर की बात, 3 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया कोविड के काल में। तो मोदी जी अपने वादे पर, किसी भी वादे पर सच्चे नहीं है, ये बात पूरा देश जानता है। पूरे देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में कोविड आया था, इस चक्कर में महामारी था, इस चक्कर में ऐसा हुआ। तो भाई बताइए ना आप मुझे, ये आप समझिए इस देश का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लाशों को जलाया गया, लाशों को कुत्ते नोच रहे थे, और आप इस देश के अंदर देखिए, इस देश की जनता ने दोबारा से
योगी जी को चुन के भेजा है। और मैं कहूंगा बाबा से कि पूरे 5 साल जनता की अच्छे से खातिरदारी करिएगा और जो कमी रह गई उसको पूरा करिएगा। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं माफियाओं पे बुलडोजर चला देते हैं, योगी जी कहते हैं। तो माफियाओं पे बुलडोजर चलाना बड़ी अच्छी बात है। तो माफिया तो आपके इस पार्टी में सबसे बड़े माफिया जो है वो बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर है। बलात्कारी से बड़ा तो कोई माफिया ही नहीं है। उसकी संपत्ति ढा दो ना, ये क्यों नहीं ढाते? और आप टैनी के घर पे बुलडोजर चलाइए। टैनी भाई देखिए, किसानों के घर पे उसके बेटे ने बुलडोजर वो चला दी, किसानों के घर पे गाड़ी चला दी, किसान के ऊपर गाड़ी चला दी। आप टैनी के ऊपर बुलडोजर चलाइए, क्यों नहीं चलाते हैं? बहुत शौक है ना आपको माफियाओं पे, और आप फिल्में बनाने का भी बहुत शौक चढ़ रहा है इनको। तो एक फिल्म बनवा दीजिए जरा उसके ऊपर, गोधरा कांड के ऊपर। एक फिल्म बनवा दीजिए पुलवामा अटैक के ऊपर। एक फिल्म बनवा दीजिए राम रहीम के ऊपर। अच्छा, कि राम रहीम को भाजपा ने बाहर निकलवाया और बदले में उसको Z+ की सिक्योरिटी दी। जो देश में बेटियों के साथ बलात्कार करता है, जो देश में महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, भारतीय देश की सरकार, भारत देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे Z+ की सिक्योरिटी प्रदान करती है बदले में। चलिए एक बात और पूछना चाहते हैं। आप कह रहे थे गुजरात के लिए एक फिल्म भी बनी थी, बहुत पहले नसीरुद्दीन शाह ने बनाया था। वो फिल्म कभी डली नहीं, लेकिन ये अभी कश्मीर फाइल्स आई है जी, इसको प्रमोट कर रही है भाजपा वाले। इसके पीछे मंशा क्या है समझ नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है इस तरह की विवादित फिल्म में तो किसी सच्चे घटने से बनाइएगा तो और लोग प्रभावित होकर उस चीजों को लेकर गलत चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रमोट किया। आप हिंदुस्तान में रहते हैं कहीं और रहते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं। तो आपको नहीं पता कि ये फिल्म किस लिए बनाई गई है? भारत देश की जनता को जो है हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, और कश्मीर का चुनाव है, कश्मीर के चुनाव को जीतने के लिए, गुजरात के चुनाव को जीतने के लिए भारत देश की सरकार ने इस प्रकार की फिल्में बनवाई हैं सीधे तौर पर। और जो फिल्में कभी सच नहीं होती हैं, अगर फिल्में सच होती तो अक्सर फिल्म में जो इस फिल्म में किरदार निभा रहे हैं उनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती, जो एक्टर है इस फिल्म के अंदर। अगर आप फिल्मों को सच मानते हैं तो आप ज्यादातर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों को देखें तो हर एक फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की बहन को गुंडे उठाकर ले जाते थे। बिल्कुल। तो आप मिथुन चक्रवर्ती से पूछिए कि आज उसकी बहन सुरक्षित है या कि नहीं है। अगर आप फिल्मों को सच मानते हैं तो इस देश के अंदर पद्मावत का विरोध क्यों हुआ, इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए। फिल्मों का एजेंडा सिर्फ एक यही है कि किसी भी तरीके से एक डायरेक्टर ने उस फिल्म के जरिए पैसा कमाया, एक एक्टर ने जिसने फिल्म को साइन किया उसने भी पैसा कमाया, एक पॉलिटिशियन जिसने उस फिल्म को टैक्स फ्री करके उसको एक मुद्दा मिल गया अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का, हिंदू और मुस्लिम राइट कराने का। मैं पूछता हूं आपसे कि इससे कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी भाइयों को क्या फायदा हुआ? लेकिन उनके जख्मों पे या मरहम नहीं लगाया गया, उनके जख्मों को कुरेदने का काम भाजपा ने किया। ये तो कहीं सच्चाई दिखाई है, मोदी जी ने भी कहा कि सच्चाई दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई तो दिखाइए गोधरा कांड की, और चलिए सच्चाई दिखाइए, अच्छी बात है। आप 8 साल से किसका इंतजार कर रहे हैं? आप गवर्नमेंट पे बैठे हैं, कश्मीरी पंडितों को वापस क्यों नहीं बसाया? आपकी सरकार है सेंटर में, आपने जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया तब आपको कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बसाया। क्यों नहीं बसाया? आज तो आप नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आज तो आप राहुल गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आज तो आप प्रियंका गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप केंद्र में हैं, आप फिल्में मत दिखाइए, आप रिएक्शन और एक्शन दिखाइए, ठीक है ना? हमें फिल्में देखने का शौक नहीं। आप कश्मीरी पंडितों को कब बसा रहे इस चीज को आप बताइए, जनता को पागल क्यों बनाते हैं आप? अच्छा चलिए वही ये सवाल पे आते हैं, ईवीएम की बात कर रहे थे आप लोग। चुनाव से मतलब चुनाव जो ही खत्म हुआ ईवीएम पे सवाल उठाने लगे थे, सरकार भी बना लिया, कल शपथ भी उन्होंने ले लिया योगी जी ने, अब क्या करिए? करेंगे कुछ नहीं। अरे बड़ी खुशी आ रही है, बड़ा मजा सा आ रहा है, आनंद आ रहा है, परमो आनंद आ रहा है कि भैया आप ये देखिए कि 5 किलो राशन का कट्टा, 1000 रुपए की सिलेंडर की गैस, उस पर पकने में कितना मजा आ रहा है। ये देखिए बाबा के बुलडोजर में परम आनंद है। ये देखिए यूपी की जनता परम सुख ले रही है, बिल्कुल परम सुख। अभी दवाइयों पे देखिए, दवाइयों की कीमत जो है वो 1 तारीख से महंगी हो रही है, तो देखिए जनता क्या आनंद लेगी। ये हिंदू को खतरे से बाहर लाने के लिए देश में महंगाई बढ़ाई जा रही है। हिंदू खतरे से बाहर जब आएगा जब सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है, जब दवाइयां महंगी हो गई, तब हिंदू खतरे से बाहर आएगा, ठीक है ना? अभी आप देखिए कि दाल के दाम बढ़ गए, सरसों के तेल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। तो हिंदू को खतरे से बाहर लाने के लिए ये महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। और भारत देश की जनता बड़ी खुश है, यूपी की जनता इतनी खुश है कि यूपी की जनता को कोई फर्क नहीं है। और बाबा बढ़ाइए यूपी में, दबा के पेट्रोल के दाम बढ़ाइए, डीजल के दाम बढ़ाइए, तेल के दाम बढ़ाइए, दाल के दाम बढ़ाइए आप, और राशन जो है वो और मुफ्त दीजिए, क्योंकि गैस का सिलेंडर कर दिया आप 2000 रुपए कर दीजिए, फिर देखिए कैसे पकता है राशन। तो बाबा ने आपको राशन का कट्टा तो दे दिया है, लेकिन उसको पकाने का उपाय नहीं दिया है। और ये जो है ये पागल जनता को बनाने का तरीका है। और हमारे देश की जनता को ना बेहतर स्कूल चाहिए, ना शिक्षा चाहिए, ना विद्यालय चाहिए, ना हॉस्पिटल चाहिए।
ये बात योगी जी को समझ में आ गई है, मोदी जी को समझ में आ गई है कि आप इस देश में एक मंदिर बना दीजिए, मंदिर के नाम पे सरकार बन जाती है, बाकी इस देश को कुछ नहीं चाहिए। चलिए मंदिर की बात करते हैं कि हमेशा जब भी चुनाव आना होता है तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की बात आ जाती है, मंदिर मस्जिद की बात आ जाती है। कर्नाटका में अभी अभी ताज़ा मामला है कि बताया गया कि एक मेला होता था वहाँ पे, उस मेले में मुस्लिम हिंदू सारे दुकान लगाते थे, लेकिन मुस्लिम बताया पोस्टर में बाकायदा लिखा गया कि मुस्लिम वहाँ पर दुकान नहीं लगा सकते। तो अभी तो कोई चुनाव भी नहीं, कर्नाटक का चुनाव बहुत नजदीक है, टाइम है ना। कर्नाटक के चुनाव में कोई ज्यादा समय नहीं है, तो तैयारी तो भाजपा अभी से ही कर रही है ना। हिंदू मुस्लिम के नाम पर कैसे वोट बैंक को बटोरेगी भैया? हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जब तक दंगे नहीं होते हैं भाजपा सरकार नहीं बना पाती है। इस बात को आपको समझना होगा। जिस तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है, जिस दिन इस देश का हिंदू और मुस्लिम इस बात को समझ के एक हो गया, उस दिन भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर हो जाएगी। ये बात आपने, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, योगी जी कहते हैं मुसलमान हमसे प्यार करता है, हम मुसलमान से प्यार करते हैं। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सिर्फ चुनाव से पहले होता है। चुनाव के बाद मोदी जी कहते हैं कि अपना पौवा अपना गिलास, उसके बाद कोई सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका सत्यानाश करते हैं। योगी जी का बात भी क्या कही है चुनाव के बाद बोला उन्होंने, किस बात के कि लिए? हम मुसलमान से मोहब्बत करते हैं, मुसलमान हाँ, तो हमसे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं मुसलमानों से, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दामाद मुस्लिम पकड़ के लाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी को देख लीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी को देख लीजिए, शाहनवाज हुसैन को देख लीजिए, पूजा नकवी को देख लीजिए, ज्यादा सभी लोग के दामाद मुस्लिम है। तो ये लोग प्रेम करते हैं, लाते हैं दामाद, बाकी जनता को हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं। तो वो कर रहे हैं ना, मोहब्बत दिखा तो रहे हैं कि हम दामाद बना रहे हैं, मतलब हम एकता है, एक कर रहे अरे हैं। कोई एकता नहीं है, कोई एकता नहीं है, सिर्फ जनता को इनको कुर्सी मिलनी चाहिए। अंदर से सब एक हैं, अंदर से आप ये समझ लीजिए एक है, बस इनको कुर्सी चाहिए, कैसे भी करके इनको कुर्सी मिलनी चाहिए। और उसके लिए चाहे इनको हिंदुओं के गले कटवाने पड़े, चाहे मुस्लिमों के गले कटवाने पड़े, बस ये बात देश की जनता को समझ में नहीं आती कि हिंदू और मुस्लिम के नाम के दंगे कराकर ये लोग अपनी कुर्सी को हटाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।